शिवसेना का बीजेपी के लिए नया फॉर्मूला, बीजेपी को 126 सीट। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी ने ठुकराया प्रस्ताव। मुंबई में बीजेपी के बैठक के बाद विनोद तावड़े का बयान, आज आ सकता है महायुति पर अंतिम फैसला। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस विधायक प्रशांत ठाकुर ने किया ऐलान, बीजेपी में जाने का ऐलान किया। हेमा मालिनी के बयान पर मचा बवाल, मुंबई की कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 न्यूज में, आपके साथ नितिन माधव। कुछ खास खबरों के साथ। शिवसेना बीजेपी में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद अब तक नहीं सुलझ पाया। दोनों ही पार्टियों के बीच अब तक सीटों के बंटवारे पर घमासान जारी है। अब तक कुछ तस्वीर साफ नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि महायुति के बीच जो दरार पड़ गई, वो शायद दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन टूटने का कारण बन सकती है। 25 साल पहले जिस महायुति का नींव स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे और प्रमोद महाजन ने रखी थी, वो अब अंतिम सांसें ले रही हैं। क्या टूट जाएगी महायुति? खत्म हो जाएगा 25 साल पुराना रिश्ता? सीटों का बंटवारा तोड़ेगा 25 साल की दोस्ती? महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रहा उथल-पुथल क्या महायुति के टूटने का कारण बन सकता है? जी हां, ये सवाल लगभग हर किसी के जहन में है, क्योंकि लंबे समय से शिवसेना और बीजेपी सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने तल्ख तेवर अख्तियार किए हैं। दोनों ओर से विवाद को सुलझाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई है। 25 साल पहले स्वर्गीय प्रमोद महाजन और बाला साहेब ठाकरे ने जिस गठबंधन की नींव रखी थी, कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ये गठबंधन टूटने की कगार पर है। शिवसेना और बीजेपी में छोटे मोटे विवाद इन 25 सालों में कई बार हुए, लेकिन इतना बड़ा विवाद आज तक सामने नहीं आया। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियों में जो जूतम पैजार चल रही है, पहले कभी देखने को नहीं मिली। यही वजह रही महायुति 1995 में पहली बार महाराष्ट्र सत्ता में काबिज हुई। शिवसेना बीजेपी के अगर पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो 1995 में शिवसेना ने 73 और बीजेपी ने 65 सीटें हासिल की थी। 1999 के चुनाव में शिवसेना को 69 और बीजेपी को 56 सीटें मिली थी। वहीं 2004 के चुनाव में शिवसेना को 62 और बीजेपी को 54 सीटें मिली। 2009 के चुनाव की अगर बात करें तो शिवसेना को 69 और बीजेपी को 56 सीटें मिली थी। महायुति में चल रही इस कलह को सुलझाने की कवायद दोनों ही ओर से चल रही है। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट नतीजा सामने नहीं आया है। लिहाजा संभावनाएं यही बनी हुई है कि शायद महायुति अब टूटने की कगार पर है, लेकिन दोनों ही ओर से ये उम्मीद भी है कि इस टूटते रिश्ते को किस तरह बचाया जा सके। मैंने भाजपा के कई 2 लीडर से बात की है, मैंने और देसाई साहब ने, और जो चर्चा हुई है मैं अभी उद्धव जी को ब्रीफ करने जा रहा हूँ। मैं यही मीडिया से उधर भी बातचीत हुई है मेरी, लेकिन आप काफ़ी देर से ठहरे हुए थे, इसलिए मैं आपके लिए रुका हूँ। जो चर्चा होगी वो आगे जाके उद्धव जी से कहनी है, और इस पे आपको निर्णय जो है आपको जल्दी पता लगेगा। फॉर्मूलाज, डिस्कशन, ये सब हो गया है। अभी मुझे लगता है कि एक निर्णय का वक्त आ गया है और वो जल्दी आप सुनाएं। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और महायुति के बीच अब तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं सामने आया है। चुनाव में वक्त 1 महीने से भी कम का है, लिहाजा महायुति का ये विवाद जल्द नहीं सुलझा तो शायद आगामी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी को इस कलह का भारी भुगतान करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, 11 न्यूज, मुंबई।
महाराष्ट्र में महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया गया। वहीं बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा है कि शिवसेना और बीजेपी में कोई मतभेद नहीं है। वहीं इससे पहले शिवसेना के सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना ने बीजेपी को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें 127 सीटें बीजेपी को देने की बात कही गई थी और 155 सीटें शिवसेना को देने की बात कही गई थी। बाकी बची 7 सीटों पर अन्य महायुति के दलों को देने की भी बात की गई थी, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। जो सीटें लगातार सेना हारती आई, जो सीटें लगातार भाजपा हारती आई, उन सीटों को लेकर रीअलोकेशन की हमारा प्रयास है, लेकिन उसमें आंकड़ा बढ़ जाए, कम हो जाए या मुख्यमंत्री पद किसको जाए, इस कारण कहीं पर भी हमारा मानना यह है कि कहीं पर भी इसके कारण अलायंस की चर्चा लंबी ना खींचे या ना टूटे। अविनाश मातेकर जी आरपीआई की ओर से आए, उन्होंने कहा कि हमको जो सीटें चाहिए वो सीटों की चर्चा उन्होंने शिवसेना से की है, भाजपा से सीटों की चर्चा की है और 4-5 सीटों के बारे में हम एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि 124 सीटों का फॉर्मूला पुराना हो चला है, अब एनसीपी को 124 सीटों से ज्यादा दरकरार है। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कांग्रेस के साथ कम ज्यादा कोई भी परिस्थिति हो, हमने साथ देने का काम किया है। जिम्मेदारी पूर्वक हमने यहाँ सरकार में, यहाँ और दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को साथ दिया है। और अभी इस परिस्थिति में हम चाहते हैं कि सीटों का जो बंटवारा है कांग्रेस और राष्ट्रवादी का, ये जल्द से जल्द हम फैसला कर लें। अभी हमको कुछ ऐसी अधिकृत सूचना मिल रही है कि 124 जगह कांग्रेस पार्टी एनसीपी को देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी इतना ही इसमें राय है कि 124 जगह तो हमारी एनसीपी की पहले से ही थी और अब हम जो चाहते हैं कि हमारी जगह 124 से बढ़ाकर आधी मतलब 144 जगह कांग्रेस और एनसीपी के बीच में बढ़। चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। नवी मुंबई से कांग्रेस के विधायक प्रशांत ठाकुर ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस बात की जानकारी प्रशांत ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता के जरिए दी। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त पनवेल में मौजूद हूं, जहां पर कांग्रेस के विधायक प्रशांत ठाकुर जी ने कांग्रेस को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया है। हम ये जानना चाहेंगे उनसे कि आखिर ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी थी कि उन्होंने कांग्रेस को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। जानेंगे प्रशांत ठाकुर जी से कि आखिर क्या समस्या थी और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के साथ उनकी मतभेद हो गई। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कांग्रेस को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, आखिर इसके पीछे क्या वजह रही है? पनवेल विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनने के बाद में मैंने इस मतदान क्षेत्र के लिए काम करने के लिए जब शुरुआत की, अनेक स्वरूप से नए नए कामों की शुरुआत मैंने की है। इन कामों को अंजाम देने के लिए जो फॉलोअप मैंने किया है, वो फॉलोअप करते करते कुछ चीजें मेरे ध्यान में आई कि जिस तरीके से इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मुझे उन्होंने, क्योंकि चूंकि मैं 52 साल के बाद यहाँ से कोई कांग्रेस का विधायक चुन के आया था, जिस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हालांकि कई सारी चीजें लाने के लिए स्टेट के, राज्य के अन्य नेताओं ने मुझे सपोर्ट किया, पर मुख्यमंत्री जिनके पास अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनके माध्यम से इसके बारे में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया है। संजय, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखा ये जा रहा है कि पहले आप सिकाप में थे और उसके बाद आप कांग्रेस में प्रवेश कर गए, अब कांग्रेस को भी छोड़कर आप बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि जनता में कहीं न कहीं ये भ्रम पैदा हो सकता है कि जो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं अपने स्वार्थ को लेकर कहीं आगे बढ़ रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? पिछले 5 साल में मुझे जिन्होंने काम करते हुए देखा है, मैंने 5 साल तक अपना बाकी कोई बिजनेस नहीं किया। मैं कहीं किसी अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों में कहीं उलझा नहीं। मैं 5 साल तक जनता की सेवा करते हुए आया हूं, तब जाके ये जितना सारा काम यहाँ पे हो रहा है, दिख रहा है, वो काम मैं कर पाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अभी आपने देखा कि प्रशांत ठाकुर जी जो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं,
वो फिलहाल कांग्रेस को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर चुके हैं और बाकायदा वो भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं। इसकी आज घोषणा कर दी। कहा यह जाता है कि डूबते हुए नाव की सवारी कोई नहीं करता और आज के तारीख में कांग्रेस की स्थिति लगभग यही है कि वो डूबता हुआ नाव है। इसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में उनको करारी शिकस्त मिली है और यही वजह रही है कि लोग कांग्रेस को तिलांजलि देकर दूसरे में प्रवेश करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ का मामला अगर प्रशांत ठाकुर की बात की जाए तो उनका यही कहना था कि जो विकास की बातें थी, जो पनवेल का विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो पाया। और रही बात टोल नाके की, जिसकी वजह से आम आदमी को दिक्कतें आ रही थी और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ मैं गोपाल शाह, लेमन न्यूज, नवी मुंबई। मथुरा से भाजपा की स्टार सांसद हेमा मालिनी के बयान के बाद देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पेश है खास रिपोर्ट। वृंदावन के विधवाओं पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के बयान को असंवेदनशील करार देते हुए वहां के सक्रिय गैर सरकारी संगठनों ने कहा है कि वे इन विधवाओं पर आंच नहीं आने देंगे और उनके भीतर से असुरक्षा की भावना भी निकाल देंगे। हम आपको बता दें कि हेमा ने मथुरा में बेहद विवादास्पद बयान में कहा था कि वृंदावन में 40,000 विधवाएं हैं। मुझे लगता है शहर में और जगह नहीं है। एक बड़ी तादाद बंगाल से आ रही है, यह सही नहीं है। वे बंगाल में ही क्यों नहीं रुकी रहती, वहाँ भी अच्छे मंदिर है। यही बात बिहार पर भी लागू होती है। तो अपनी अपनी विधवाओं को वहाँ पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वृंदावन में जगह ही नहीं है। वृंदावन इसे तीर्थ स्थल, अगर यहाँ के बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ रखना चाहिए। अगर यहाँ के नहीं है तो दूसरे स्टेट से आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भीख मांग के ऐसे रह रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में ये इतना फैला हुआ है कि वृंदावन की विधवाएं बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में हैं। तो फॉरेन में से सब लोग आके उसको हेल्प करना चाहते हैं। हेमा के इस बयान के बाद देश भर में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने हेमा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महिलाएं सड़क पर उतरकर हेमा के विरोध में नारे लगाते नजर आई। साथ ही महिलाओं ने हेमा का पुतला भी फूंका। महिला लोग विधवा वो जाती हैं मथुरा में, अपना मंदिर में जाती हैं, अपना थोड़ा जीव मान करती हैं। वो हमारे कांग्रेस की जितनी महिलाएं विधवा हो, अपनी पति वाली हो, हमारी कांग्रेस सोनिया गांधी तो कुछ मदद कर सकती है। जब ये महिला ये हीरोइनी मदद नहीं कर सकती तो हमारे ऊपर कीचड़ क्यों उठाती है कि आती है वहाँ से हमारे मथुरा में गंदा करती है, भिखारी बनती है। तो हमको भीख कभी दी है? को ऐसे बोलने को उनका अधिकार। क्या हेमा मालिनी ने कभी विधवा का रोल नहीं किया? अंदाज पिक्चर में एक कुंवारी माँ का रोल किया है। बहुत सारे पिक्चर में उन्होंने विधवाओं के चरित्र पे भूमिका निभाई है। तो उनको भूमिका निभाने के वक्त विधवाओं का कुछ उनको निसंदेह नहीं हुआ। जो आज वो विधवाओं के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट दे रही है, ये बहुत गलत है। उनको बोलो आप पिक्चर में काम करो, वही अच्छी लगती है, आप खासदार मत बनो। हेमा मालिनी द्वारा विधवाओं पर दिए गए इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। विरोधियों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि महिला होते हुए भी हेमा मालिनी का विधवाओं को लेकर इस तरह का विवादित बयान देना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। विश्व समुद्र सफाई अभियान अंतर्गत ओखा कोस्ट गार्ड द्वारा जवानों और ओखा स्कूल के छात्रों के साथ में ओखा समुद्र किनारे पर सफाई का अभियान किया गया। ओखा कोस्ट गार्ड के सीओ आर पाटिल और पूर्व सीओ हेमंत शाह के मार्गदर्शन के अनुसार ओखा कोस्ट गार्ड के जवानों और स्कूल के बच्चों द्वारा समंदर किनारे से लगभग 500 किलो कचरा इकट्ठा किया गया। स्कूली बच्चे हैं जो कि आसपास के रिहायशी इलाके हैं, वहाँ के लोगों में काफ़ी अवेयरनेस से आ गई है। और हालांकि कचरा अभी भी है, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक कमी भी आई हुई है। देखो, समुद्र के एक प्रोसेस, एक टेंडेंसी होती है कि जो भी कचरा हम समुद्र में फेंकते हैं वो वापस किनारे पे आ जाता है। और जो हम सिटीजन्स हैं, हम सारे इस चीज़ का शौक़ रखते हैं कि हम जब कभी मौका मिले बीच घूमने जाए,
फैमिली के साथ बच्चों। और जहाँ पे कचरा होगा तो ऑब्वियसली हमें बड़ा ख़राब लगता है और हम अपना माहौल या हम अपना आनंद लुत्फ उठा नहीं पाते। तो किनारे साफ होना बहुत ज़रूरी है और जिसके लिए पालघर जिले के वाड़ा में बिगर आदिवासी संगठन की ओर से चक्का जाम आंदोलन किया गया, जिससे मनोरवाड़ा भिवंडी महामार्ग की यातायात में 2 घंटे तक बाधा आई। पेशा कानून के तहत अनुसूचित आदिवासी जिले में जो भी नौकर भर्ती होगी उसका पूरा फायदा आदिवासी लोगों को ही होगा। इसी का विरोध पालघर के बिगर आदिवासी समाज की ओर से किया गया था। तो बहिष्कार है, ये मोर्चा है, ये जेल भरो है, ये इसीलिए है कि राज्यपाल साहब ने जो वट हुकुम निकाला है उसके बदले में हम ये मोर्चा निकाल रहे हैं। और जब तक ये हमारा अध्यादेश और ये वट हुकुम रद्द नहीं हो जाएगा तब तक हम पूरा ये वाड़ा तालुका पालघर जिला पूर्ण मतदान पे बहिष्कार डालेंगे और आने वाले जो पंचायत समिति है, जिल्हा परिषद है, उसके ऊपर भी हम मतदान का बहिष्कार डालेंगे। 12 ऑगस्टला आम्ही पालघरच्या नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मोर्चा काढून त्या ठिकाणी सरकारला आम्ही फार मोठा एक प्रकारचा आम्ही इशारा दिला होता आणि हा क्षोभ आवाक्याच्या बाहेर जाईल असं आम्ही म्हटलं होतं आणि आज त्याचं प्रत्यंतर आज या ठिकाणी आलेला आहे। जवळजवळ 10,000 एका तालुक्यातल्या जनतेने एकत्रित येऊन सर्व समाजाने एकत्रित येऊन या ठिकाणी लढा उभारलेला आहे। या बाबतीमध्ये मी मुख्यमंत्र्यांचं लक्ष वेधलेलं आहे, राज्यपालांचं लक्ष वेधलेलं आहे, लोकप्रतिनिधींचं लक्ष वेधलेलं आहे, परंतु लोकप्रतिनिधी कुठल्याही प्रकारे लक्ष न देताना आज या ठिकाणी आचारसंहिता असताना देखील आम्हाला आंदोलन करावं लागतं। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर एक महिला ने लोकल ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। ट्रेन के पैसेंजर जवान और वहां पर पहुंचे डॉक्टर की मदद से मां और बच्चा दोनों स्वस्थ है। दोनों को बोरीवली स्टेशन के पास सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे 108 पे एम्बुलेंस पे कॉल आया कि एक पेशेंट इधर बोली स्टेशन पे डिलीवरी हो रहा है, तो आप तुरंत वहाँ पे आ जाओ। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट हम 2 मिनट में वहाँ पहुँच गए और देखा कि बच्चा बाहर आ रहा था, डिलीवरी के समय था। तो मैंने फ़ौरन उसको बच्चे को डिलीवरी करवाया और बच्चे को और माँ को अच्छे से कॉर्ड क्लैम्प करके सेपरेट किया। बच्चा और माँ दोनों ही हेल्दी थे, तो उनको आराम से हमने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे भर्ती किया है। ये बच्चे की जो माँ है शायद नाला सुपारे से आ रही थी और सांता क्रूज जा रही थी। मैं जहाँ काम करता उधर से कॉल आया था, फिर कॉल आने के बाद मैं इधर आया तो बच्चे इधर पैदा हुआ, ट्रेन में पैदा हुआ। ट्रेन में पैदा होने के बाद इधर आया तो सब लोग। मुंबई के दिंडोची पुलिस थाने में हद में बीती रात एक हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जिस युवक की हत्या हुई उसके साथ रहने वाले 2 अन्य दोस्तों ने पैसे के लेन देन के चलते उसकी हत्या को अंजाम दिया। युवक का नाम पिंटू उर्फ शिव कुमार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। इसकी कहानी ऐसी है कि संतोष नगर में ये 2 दिन पहले 3 लोग रहने को आए थे, जिसमें से एक की मौत हुई है। उसके साथ में जो दूसरे दोस्त थे, वो जो इंसान मर गया है उसके पास काम करते थे। इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते करते कुछ ज़्यादा पैसा जो मर गया उसके पास में हुआ था मालिक के पास, वो समय पर दे नहीं सका, इसलिए आरोपी ने उसका खून किया है। खून करते समय एक लोखंड का रॉड उसके सर पे 2-4 बार मारने से उसकी जान। 3 बजे ना, तो मैं पहले बाहर गई दरवाजा खोल के, तो एक को बहुत मारा था रोड से, वो भागा तो मैं देखी और दूसरा ऐसा पड़ा था और तीसरा ऐसा। भिवंडी शहर के परशुराम टावर स्टेडियम में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम सभा का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों तादाद में जन सैलाब उमड़ पड़ा। जहां अकबरुद्दीन ओवैसी ने सभी मुस्लिमों को एक होकर अपनी ताकत दिखाने की बात कही। दादर है, लालबाग है, चलो मोहतरम सोनिया गांधी, दादर से आप मुसलमान को जिता दो। मोहतरम शरद पवार साहब, आप लालबाग से मुसलमान को जिता दो। अकबरुद्दीन ओवैसी अपना बोरिया लेकर हैदराबाद को जाने को तैयार। सारी सेक्युलरिज्म की हिफाजत हमसे, सेक्युलरिज्म की तवक्को हमसे, सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट हमसे, तो फिर आप क्या करेंगे भाई? हम क्यों दो? आज लोग कहते हैं
क्यों तकसीम होंगे? नहीं होंगे। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र का 80% मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहता है महाराष्ट्र का 100% मुसलमान कांग्रेस की धोखेबाजी से बेजार हो चुका है। एनसीपी के धोखेबाजी से नाराज हो चुका है। अब कुछ भी हो जाओ, महाराष्ट्र का मुसलमान न कांग्रेस को वोट देने तैयार है न महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जाली नोटों की कालाबाजारी में बढ़ने लगी। मुंबई के चारकों पुलिस ने 500 के जाली नोटों को पकड़ा है, जो संभवतः आने वाले विधानसभा के इस्तेमाल में किया जा सकता थे। पुलिस ने जाली नोट को जब्त कर लिया। सबसे खास बात यह रही कि इन जाली नोटों की पहचान करना बेहद मुश्किल था। ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब रमाशंकर दुबे नाम का एक व्यक्ति बैंक में पैसे जमा करने गया। बाद में पता लगा कि 500 के नोटों के बंडल में 31 नोट नकली है। 500 के नोट किसी कोई खाते अकाउंट होल्डर ने जमा किए हैं। हमें जैसे मालूमात मिली, हम लोग चारकों ब्रांच HDFC बैंक में गए और वहाँ के मैनेजर से बात करके वो जो 31 नोट्स 500 का 31 नोट्स हमें वहाँ मिला है, वो हम लोग ने नोट कब्जे में लिए हैं और किस अकाउंट होल्डर ने वो जमा किए हैं इसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं और जल्दी हम लोग उसमें एक्टिव कर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मारदूस गीता मोड़ जंगल के परिसर में नक्सली होने की जानकारी मिलते ही बस्तर पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद वहां पर अपनी कार्रवाई शुरू करी, जहां पर नक्सलियों ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में नक्सली भाग निकले और केवल 6 नक्सली घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस दल का एक जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गया। राजकोट पुलिस की गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा आरोप राजकोट के सोने चांदी के व्यापारियों ने पुलिस पर लगाया। वहीं इस बात की शिकायत राजकोट व्यापारियों ने शहर के पुलिस कमिश्नर को आवेदन पत्र लिखित स्वरूप में दी। व्यापारियों ने बताया कि पुलिस और गैर कानूनी तरीके से व्यापार और उनके मजदूरों को परेशान कर रही हैं। मेरे से ये बताया कि तुम्हारे पास विदाउट बिल का माल है नहीं, ये वो हम इनकी इंक्वायरी करने के लिए आए हैं, तो हमें ये सब आप सब बताइए क्या क्या है। हमने सब बताया, फिर बोले ये अवैध है वो अवैध है इस तरह का, और हमसे उन्होंने फालतू पैसे की डिमांड करी 5 लाख। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में 2 दिवसीय स्पाइन 2014 न्यूरो स्पाइनल परिषद का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने जापान के स्पाइन सर्जरी के सर्जन मताई सोढ़ा को उनकी सेवा के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से नवाजा। गुजरात के गिर सोमनाथ जिला के सोनारी गांव के मछुआरों का शव पाकिस्तान ने 50 दिन बीत जाने के बाद मछुआरों के परिजनों को लौटाया, जिससे परिजनों में काफी आक्रोश और नाराजगी थी। गुजरात कांग्रेस ने इस बात की कड़ी निंदा की है और मोदी सरकार से जवाब मांगा है। 1 महीने के बाद तो उसको खबर थी कि तुम्हारा मासीमार का डेट हो गया है, और अब 1 महीने के बाद वो मुर्दे आज आया है। हमारे कहने का मतलब ये है कि उसका मोदी जी का कहने का और करने का ये सब जुदा है। वो हाथी के दांत दिखाने के भी अलग होते हैं, वो चावने के भी अलग रहते हैं, ऐसे मोदी जी के दांत है। वो करते हैं, वो कहते हैं बहुत, हाथ लंबा लंबा करके बोलते हैं लोगों को उल्लू बना के लिए, मगर अमलवारी नहीं होती है। जब उसका मृत्यु हुआ था 25 जुलाई को मृत्यु हुआ था। बाद में 29/8 को पाकिस्तान के एजेंसी ने हमको रिपोर्ट दिया कि ये इज डेड। तो बाद में हमने तात्कालिक वो करके उसका मैनेजमेंट किया। कितने दिन लगे सर? अबाउट राजकोट में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में संघ के प्रमुख सदस्य भैयाजी जोशी शामिल हुए। वहीं उन्होंने बताया कि आरोग्य के क्षेत्र में भारत अपनी पकड़ मजबूत करने के प्रयास में जुटा हुआ है। तत्वाधान में, उनके दिशा निर्देश में
2002 में कोची में आरोग्य भारती का प्रारंभ हुआ। आरोग्य भारती मूल रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में प्रिवेंटिव हेल्थ, प्रोमोटिव हेल्थ, प्रोटेक्टिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन पर ध्यान देता है। इसमें हम लोगों का ध्यान है कि चिकित्सा का भार कम रहे, अधिक से अधिक लोग स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य के नियमों के अनुपालन से इसमें लॉन्जेटिविटी भी बढ़ेगी, कार्य की क्षमता भी बढ़ेगी और दवाओं का। राजकोट के एक चिल्ड्रन होम्स फॉर गर्ल्स से 4 लड़कियों की लापता होने की खबर से सारे हॉस्टल में सन्नाटा छा गया। अगर चिल्ड्रन होम फॉर गर्ल्स के अधिकारियों की माने तो उनके इस बात की खबर रात 3 बजे चली। बताया भी जा रहा है कि लड़कियां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। वही पूरा मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज करते हुए जांच की शुरुआत पुलिस ने कर दी है। भक्तिनगर स्टेशन प्लॉट में जो एक स्पेशल होम फॉर गर्ल्स की गवर्नमेंट संस्था है, उसमें कल रात को 4 बाड़ा है वो भाग गई है और इसका जानवा जो ए डिवीजन थाना में दाखिल हुई है, अभी वो लड़की कहाँ गई है इसके बारे में अभी तपास चालू है। तो 3 है राजकोट शहर के अलग अलग गुना में भोग बननार लड़कियां थी और उसके माँ बाप एट ए टाइम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी और लड़कियां भी वहाँ जाने की तैयार नहीं थी। तब से वो यहाँ पर थी और 4 नंबर की एक लड़की वो मोरबी सिटी में 363-66 और 376 में भोग बननार है, 4 नंबर की लड़की भी यहाँ पर रहती थी। ये जो लड़कियाँ यहाँ से गई है वो 14 से लेकर 18 साल तक की बच्चियाँ हैं और इन लोगों को ये होता है कि ये केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास है और हमें उनको नेचुरली उनके जो प्रेमी है उसके सामने वाले जिसको वो प्यार करती है उसके पास जाना होता है, इसलिए वो ऐसा बार बार करती है कि यहाँ से भाग जाए या उससे मिले। इसलिए नहीं, उन लोगों ने जो ये लड़कियां है ये नई है और यहाँ पे इस महीने ही आई हुई है। उन लड़कियों ने ये प्रयास किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए 11 न्यूज़। नमस्कार।